अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एलिज़ाबेथन ड्रामा का इंट्रोडक्शन। ये लेक्चर आपके लिए हिस्ट्री में एलिज़ाबेथन ड्रामा में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चूँकि आपके ड्रामा में ग्रीक एंड एलिज़ाबेथन ड्रामा है, जिसमें से ग्रीक ड्रामा हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे एलिज़ाबेथन ड्रामा। इसे एक गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश थिएटर कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर का मशहूर जुमला है, एज़ यू लाइक इट में, कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वेमेन मेयरली प्लेयर्स, कि तमाम दुनिया जो है वो एक स्टेज है और सब मर्द और औरतें यहाँ पे अदाकार हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि एलिज़ाबेथन ड्रामा है क्या, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड क्या था, थिएट्रिकल लैंडस्केप क्या थे, एलिज़ाबेथन से पहले क्या सूरत हाल थी, पर्पस बिल्ट थिएटर के बाद क्या हुआ, ड्रामेटिक जॉनर्स कौन कौन से हैं, की प्ले राइट्स का एक ओवरव्यू देंगे, ऑडियंस और एक्टिंग कंपनीज़ को देखेंगे और देखेंगे कि इसकी लेगेसी और इम्पोर्टेंस क्या थी। एलिज़ाबेथन ड्रामा है क्या, ये उन प्लेज़ को कहा जाता है जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ वन के दौर में लिखे गए थे। और इनको क्यों एलिज़ाबेथन इतना मशहूर है, क्योंकि एक तो वो मोनार्क थी जो उस वक़्त प्रिज़ाइड कर रही थी इस पीरियड में, और दूसरा ये कि एलिज़ाबेथ ने अपने रिस्ट्रिक्शंस और बहुत से जो है उसके कंट्रोल के थ्रू थिएटर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और थिएटर को बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज़ किया था। और दूसरा ये कि इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल और कल्चरल गोल्डन एज है, उसके रेन जो है, उनकी जो रेन है वो इससे कोइंसाइड करती है। तो इस वजह से ये इस ड्रामा को एलिज़ाबेथन ड्रामा कहा जाता है। टाइम स्पैन इसका जो 45 ईयर्स का है, और पीक पीरियड जो है वो 1580s, यानी जो आखिरी दो अशरे थे वो थे 16 सेंचुरी के। शेक्सपियर, मार्लो, किड ग्रीनी, लेले काफ़ी मेजर फिगर्स हैं इसमें। और ट्रेजिडी की भी काफ़ी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हैं, कॉमेडी, हिस्ट्री, पिस्टोरल, रिवेंज और लेगेसीज़ को क्यों क्या इम्पोर्टेंट है कि अब तक का एंशियंट ग्रीस के बाद अगर इंग्लिश ड्रामा में अगर पीक आया है तो वो एलिज़ाबेथन दौर में आया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ट्यूडोर मिथ एक मशहूर है कि जो ट्यूडोर्स हैं वो बड़े ही कोई ग्रेट बादशाह थे। और इस मिथ को जो इनके रूल को लेजिटिमाइज़ करने के लिए ये मिथ थी, इसमें ड्रामा ने बहुत अहम रोल किया, क्योंकि हेनरी सेवन्थ, हेनरी एट्थ, एडवर्ड सिक्स्थ, मैरी वन, एलिज़ाबेथ वन, इन सब पे ड्रामास बने। ये सब ट्यूडोर्स थे और इन सब पे ड्रामास बने। और इनकी जो रूल है, इनकी जो लेगेसी है, उसको जायज़ करार देने के लिए इस ड्रामा ने रोल अदा किया। तो हिस्ट्री प्लेज ने किया, और शेक्सपियर के जो हिस्ट्री साइकिल हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा ड्रामेटाइज़ किया। इसी वजह से जो शायद शेक्सपियर हैं वो जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अगर हम इसको ईयर वाइज देखें तो 1558 में जब एलिज़ाबेथ आई तो उन्होंने मैरी वन के अंडर जो कैथोलिक्स की प्रोसिक्यूशन थी, उनका जो उनके ख़िलाफ़ इस्तेहसाल हो रहा था, उसको ख़त्म किया। 1588 में जो स्पेनिश आर्मडा था उसको शिकस्त दी, जो एक मुस्तकिल थ्रेट था हर टाइम कि किसी टाइम भी हमला कर सकता है। और उससे एक इंग्लिश नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बड़ा, जो कि हिस्ट्री प्लेज में नज़र आता है हमें। उसके बाद 1590s में चूँकि जंग ख़त्म हो गई थी तो इकनॉमिक एक्सपेंशन होना शुरू हुई, जिसकी वजह से मिडिल क्लास ने ग्रो करना शुरू किया। और 1603 से एलिज़ाबेथ की डेथ हुई और एक नया एरा बिगिन हुआ। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को देखें तो हम रिफॉर्मेशन को पढ़ चुके हैं कि उसका बहुत अहम रोल था, क्योंकि हेनरी एट ने जब रोम के साथ अपना ताल्लुक तोड़ा 1534 में, मोनेस्ट्रीज़ क्लोज हुई तो रिलीजियस प्लेस ख़त्म हो गए। उसके बाद जब एडवर्ड सिक्स एक रेडिकल प्रोटेस्टेंट के तौर पर उभरे तो कैथलिक ड्रामा को मज़ीद रिप्रेस कर दिया गया। अब जब मैरी वन आई जो कि कैथलिक थी, तो प्रोटेस्टेंट राइटर्स जो है वो एग्ज़ाइल हुए, और वो या फिर वो कैथोलिक आर्थोडॉक्सी की तरफ वापस आ गए। उसके बाद जब एलिज़ाबेथ आई, इन सारे एक अपहीवल्स के बाद, तो वो एक मॉडरेट प्रोटेस्टेंट थी और वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानती थी, लेकिन उनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई, और वो हम देखेंगे कि कैसे आएंगे। प्यूरिटन्स जो हैं, अगर हम बाद में देखेंगे एलिज़ाबेथ के बाद, तो प्यूरिटन्स ने थिएटर को वो नफ़रत करते थे और उन्होंने प्ले हाउसेस को कहते थे कि स्कूल्स ऑफ वाइस हैं और नेस्ट ऑफ डेविल हैं। और उन्होंने जब उनकी बारी आई थी 1642 में, तो उन्होंने सारे थिएटर बंद करवा दिए थे। लेकिन जो एलिज़ाबेथन पीरियड था वो एक कॉन्स्टेंट बैटल था, जिसमें थिएटर के सपोर्टर्स थे और दूसरी तरफ प्यूरिटन अपोनेंट्स थे। और प्यूरिटन की कोटेशन है कि प्ले हाउसेज आर द वेरी सिंक्स ऑफ सिन, द स्कूल्स ऑफ वाइस, नर्सरीज ऑफ ऑल विकेडनेस, कि सारा जो बुराई की जड़ है ये थिएटर है।
अगर हम एलिज़ाबेथन ड्रामा को देखें कि उससे पहले क्या था, तो उससे पहले एक लिटर्जिकल ड्रामा थे। 10वीं से 13वीं सदी के लिटर्जिकल ड्रामा वो होते थे जो एग्जैक्टली बाइबल के वर्ड या दुआओं या जो अम्बिया की असातीर हैं उन पर होती थी। बेसिकली रिलीजियस सर्मनीज ही होती थी, बस उसमें डायलॉग्स होते थे। उसके बाद मिस्टिकल स्टोरीज आई जो कि गिल्ड्स बाकायदा परफॉर्म करते थे, पूरी कंपनियाँ, और ये भी बिब्लिकल स्टोरीज होती थी। मोरालिटी प्लेज में क्या होता था कि अच्छाई बुराई और आम आदमी के वो सिंबल्स बनाए होते थे और उन पे दिखाया जाता था कि अच्छाई बुराई पर फतह कैसे पाती है। लेकिन जब अर्ली 16th सेंचुरी आई तो इंटरलूड्स अब जो हैं वो आना शुरू हुए, जो छोटे छोटे सेकुलर और कॉमेडिक परफॉर्मेंसेस होती थी। इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया एलिज़ाबेथन ड्रामा को। अच्छा, प्री एलिज़ाबेथन ड्रामा के प्रॉब्लम्स क्या थे कि एक तो कोई पर्पस बिल्ट थिएटर नहीं थे। आम जो हॉल हैं या कोई बड़े हॉल्स हैं या जो स्ट्रीट्स हैं उन पे परफॉर्म किया जाता था। तो ऐसे एक रैंडम लो लेवल ड्रामास होते थे, तो ऑथर्स जो हैं वो ज़्यादातर अनोनिमस रहते थे क्योंकि लोग जो है वो नहीं जानते थे, और दूसरा लोग मिल के ड्रामा लिखते थे, कोई एक राइटर नहीं होता था। करेक्टराइजेशन बहुत सिंपल होती थी, एलिगोरिकल टाइप, यानी कोई एक अच्छाई है, अच्छे करेक्टर्स हैं, बुरे करेक्टर्स हैं। रिलीजियस फोकस होता था, और वर्स फॉर्म्स जो थी वो स्टिफ 14ers थी, यानी 14 लाइनों वाली या डॉगरल थी, और ये कोई फ्लेक्सिबल ब्लैंक वर्स नहीं थी। तो जब स्टिफ फॉर्म होती है तो उसमें लिखने की गुंजाइश कम होती है। ट्रांजिशन क्या आई, जो यूनिवर्सिटी वेट्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उन्होंने इन सब प्रिमिटिव फॉर्म को ट्रांजिशन किया और उन्होंने प्रोफेशनल प्ले राइटिंग इंट्रोड्यूस करवाई, ब्लैंक वर्स करवाई, कम्प्लेक्स जॉनर्स करवाए, और पर्पस बिल्ड थिएटर्स उन्होंने बिल्ड करने में हेल्प की। बिफोर 1576 में जो प्लेज हैं वो सहनों में, हॉल्स में, ओपन स्पेसेस में किए जाते थे। पहली बार जो थिएटर्स हैं वो 1567 में आया, जो कि रेड लाइन था, और इसके बिल्डर थे जॉन ब्रेन, और स्टेपनी में ये था, और ये पहला पर्पस बिल्ड प्ले हाउस था, लेकिन ये बहुत थोड़े अरसे में रहा। इसीलिए 1576 को टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जब तक थिएटर बिल्ड हुआ जो जेम्स बर्बेज ने किया, और ये स्टोडिक में था, और ये पहला सक्सेसफुल कमर्शियल थिएटर था। यहीं पे 1577 में द कर्टन भी बिल्ड किया गया, जो हेनरी लेनमैन ने कहा, और ये इस थिएटर का राइवल था। 1587 में फिलिप हैंसलॉ का द रोज़ बिल्ड हुआ, और ये इसने द थिएटर के साथ compete किया, ये बैंक साइड पे था। 1595 में फ्रांसिस लैंगले ने द स्वान बिल्ड किया वहीं पे, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट थिएटर था। और 1599 में जो सबसे मशहूर थिएटर है, जो कि शेक्सपियर का थिएटर था, वो बर्बेज के बेटों ने, जो जेम्स बर्बेज हैं द थिएटर वाले, उनके बेटों ने बनाया, और ये सबसे सक्सेसफुल थिएटर माना जाता है। और ये सिटी वॉल से बाहर बिल्ड किए जाते थे, कोई भी सिटी वॉल के अंदर नहीं बिल्ड किया जाता था। और इसकी वजह क्या है कि जो लंदन की अथॉरिटीज़ थी, जो कि प्यूरिटन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, वो थिएटर को अपोज करती थी, और जो थिएटर जो हैं वो आज़ाद एरियाज़ में करना प्रेफर किए जाते थे, जो डायरेक्ट सिटी कंट्रोल में ना हो। जो द बैंक साइड है, जो कि साउथ ऑफ थेम्स के जनूब में थी, वो एक थिएटर डिस्ट्रिक्ट बन गया। आपने देखा वहाँ 3 थिएटर हैं, और इसके अलावा इसमें बियर बेटिंग होती थी, गैम्बलिंग होती थी, प्रोस्टिट्यूशन होती थी, और सारे पॉपुलर एंटरटेनमेंट होती थी यहाँ पे। अगर हम एक एलिज़ाबेथन थिएटर की एनाटॉमी देखें, ग्लोब थिएटर को देख लेते हैं, तो जो टिपिकल डिज़ाइन है वो 3 स्टोरीज़ का होता था, 30 फीट हाई। ओपन एयर होती थी, यार्ड के ऊपर कोई सहन नहीं होता था, और वो यार्ड या तो राउंड होता था या पोलीगोनल मुसद्दस मुखम्मस टाइप पे होता था। तो एक स्टेज होता था जो कि यार्ड में निकला हुआ होता था, और अब अगर देखें तो वो थर्ड स्टेज के तौर पे कर सकते हैं। और एक टायरिंग हाउस होता था जो बैक स्टेज एरिया होता था, जहाँ वो कॉस्ट्यूम्स प्रॉप्स वगैरह रखते थे। छत जो है वो अमूमन तंबू की तरह लगी होती थी, एक कैनपी होती थी जो प्रिंटेड होती थी, वो लगी होती थी। और जो गैलरी है वो सामने बैल्कनीज़ की तरह सीटेड कवरिंग होती थी, कवर्ड व्यूइंग होती थी, जिस पे छत होती थी और उस पे कुर्सियाँ होती थी। यार्ड जो है वो थोड़ा नीचे होता था, और वो स्टैंडिंग रूम होता था, और इसमें जनरल एडमिशन होता था। और इसके अलावा एक बड़ा वीआईपी सी जगह होती थी जिसे लॉर्ड्स रूम कहते थे, और उसका किराया सबसे ज़्यादा था, जो कि 6 पेंस होता था। तो उसमें वीआईपी सीटिंग होती थी। यार्ड जो है वो 1 पेनी होता था, गैलरी के 2 से 3 पेनी होते थे, और लार्ज रूम की जो है वो 6 पेनी होते थे। और सारे थिएटर में ऑलमोस्ट 3000 स्पेक्टेटर जो हैं वो आ सकते थे।
अगर एलिज़ाबेथन ऑडियंस को देखें तो एक तो नोबिलिटी होती थी जो कि ज़ाहिर है नवाब उमरा पे मुश्तमिल होती थी, वो लॉर्ड्स रूम में थे। उसके बाद जेंट्रीज़ होते थे जो थोड़े रिस्पेक्टेबल लोग होते थे। मर्चेंट भी, अब उनके पास पैसा आ रहा था, ग्रोइंग मिडिल क्लास थे तो वो भी गैलरीज में आते थे। इसके अलावा जो अप्रेंटिसेस होते थे, छोटे छोटे काम करने वाले लेबरर, मजदूर, जो ग्राउंड एग्ज़ाम लोग हैं, ये अमूमन ड्रंक होते थे, तो ये सब लोग यार्ड में खड़े होकर ड्रामा देखते थे। अगर हम अभी के थिएटर की बात करें तो जैसे अभी थिएटर में समझा जाता है ना कि जब तक आगे से शोर नहीं आएगा तो इसका मतलब कि आपका थिएटर ठंडा जा रहा है, तो वहाँ भी ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो ऑडियंस है वो साइलेंट नहीं रहेगी बल्कि बोलेगी, ड्रिंक वगैरह करेगी और लाउडली रिस्पॉन्ड करेगी। और फेवरेट मोमेंट तब होते थे जब लोग स्पीच कर रहे होते थे, या फाइट्स हो रही होती थी, या डेथ्स हो रहे होते थे, या जोक्स हो रहे होते थे। अमूमन जो प्ले है वो 2 से 4 घंटे का होता था। और हेमलेट जो है शेक्सपियर का प्ले, उसमें एक एक्टर्स पे कोट है कि लेट नॉट द क्लाउन स्पीक मोर देन इज सेट डाउन फॉर देम। इसमें ये इशारा है कि जो क्लाउन्स हैं वो आम तौर पर जो उस टाइम पे स्टेज पे काम चल रहा होता था उसमें वो इम्प्रोवाइजेशन करते थे, वो खुद से चीज़ें ऐड करते थे। तो उसमें जब हेमलेट प्ले करवा रहे होते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि क्लाउन को सिर्फ उतना बोलने की इजाज़त होनी चाहिए जितना उनके लिए लिखा गया है। तो उससे ये पता चलता है कि उस मौके पर भी जो राइटर्स हैं वो इम्प्रोवाइज़ कर सकते, जो एक्टर्स हैं वो इम्प्रोवाइज़ कर सकते थे। एक्टिंग कंपनीज जो हैं चूँकि पैट्रनेज पे चलती थी, एक्टिंग कंपनीज यानी ज़ाहिर है आपके पास किसी नवाब की सरपरस्ती है तो आप चलेंगे, तो मोस्टली लॉर्ड मैन टाइप होते थे। लॉर्ड हंस्टन की जो कंपनी थी उसे लॉर्ड चैम्बरलेन मैन कहते थे, और उस पर शेक्सपियर, जॉनसन, फ्लेचर वगैरह कहते थे। और ये शेक्सपियर की कंपनी थी, और ये बाद में 1603 में किंग्स मैन बन गई जब किंग आए। तो उसके बाद लॉर्ड हावर्ड की लॉर्ड एडमिरल्स मैन थी, और उसमें मार्लो, किड और डेकर थी, और ये शेक्सपियर की राइवल कंपनी थी। और उसके बाद लॉर्ड स्ट्रेंज मैन थे जो अर्ल ऑफ डर्बी की कंपनी थी, जिसमें पहले मार्लो और ग्रीनी लिखा करते थे, लेकिन बाद में ये शेक्सपियर की कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स के साथ मिक्स हो गई थी। स्ट्रक्चर क्या होता था कि एक तो एक्टर वहाँ शेयर होल्डर होते थे, जिनमें से एक शेक्सपियर भी थे, उनका हिस्सा होता था बाकायदा कमाई में। उसके अलावा जो एक्टर्स होते थे उन्हें हायर किया जाता था, और जो बॉय एक्टर्स थे वो लड़कियों का रोल करते थे क्योंकि औरतों को स्टेज पे आना अलाउ नहीं था। और प्ले राइट्स जो होते थे वो अमूमन मुख्तलिफ कंपनीज के साथ मिलकर काम करते थे। रिस्टोरेशन 1660 में, जब 1642 में थिएटर क्लोज हुए और उसके बाद 1660 में रिस्टोर हुए, तो उस वक़्त औरतों को स्टेज पे आना अलाउ किया गया। उससे पहले जो छोटे काम करने वाले लड़के होते थे 12 से 16 साल के, उन्हीं को मेकअप करके ख़वातीन बना के स्टेज पे प्रेजेंट किया जाता था। ड्रामेटिक जॉनरास जो मेजर थे उनमें ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री प्लेस तो थे ही, जो कि अजीम लोगों के डाउनफॉल्स पर काम करते थे। और वो जो ट्रेजेडी थी वो फेट, एम्बिशन, रिवेंज या मॉरल फेलियर पे होती थी। कॉमेडी जो है वो ज़ाहिर है लव, मैरिज, मिस्टेकन आइडेंटिटी, और उसमें विट, कोर्टशिप, सोशल क्लाइंबिंग की बात हो रही थी। और जो हिस्ट्री प्लेस थे उनमें ज़ाहिर नेशनल आइडेंटिटी और ट्यूडोर मिथ के बारे में कहा जाता था। इसके अलावा ट्रेजेडी का एक सब जॉनर रिवेंज ट्रेजेडी के नाम पे आया, जो कि किड ने, थॉमस किड जो यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया। उसके जो फीचर्स थे उसमें घोस्ट, प्ले विद इन प्ले, मैडनेस, ब्लडी क्लाइमेक्स वगैरह थे। और इसके अलावा एक जो ड्रामाज आए वो पेस्टोरल ड्रामाज थे, जिसमें कंट्रीज लाइफ और शेफर्ड लव, इस तरह की चीज़ों को आइडियलाइज़ किया जाता था। की प्ले राइट देखें तो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, जो हम यूनिवर्सिटी विट्स में अलहदा से भी पढ़ेंगे। जॉन लिली, जॉर्ज पीली हैं, रॉबर्ट ग्रीनी हैं, थॉमस किड हैं और क्रिस्टोफर मार्लो हैं। और इन्होंने सब ने जो 1585 से 80 से 1595 तक हैं, जो शेक्सपियर का ड्रामा, जो पीक ड्रामा, उसमें कंट्रीब्यूट किया। जो सेकंड जनरेशन राइटर्स हैं यूनिवर्सिटी विट्स के बाद जो आए, जो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरीज थे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ख़ुद शेक्सपियर ही हैं। और उन्होंने यूनिवर्सिटी विट्स से बहुत ज़्यादा सीखा, और जिसमें शेक्सपियर जो है सब जॉनर्स के मास्टर हैं। बेन जॉनसन का जो है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के और क्लासिकल लर्निंग के हैं। इसके अलावा जॉन फ्लेचर जो हैं वो उन्होंने शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेट भी किया है। वो एक्सपर्ट जो थे वो ट्रेजिक कॉमेडी में थे। अगर एलिज़ाबेथन ड्रामा की कन्वेंशंस देखें तो ब्लैंक वर्स में ड्रामास हैं जो कि मार्लोन परफेक्ट की, सॉलिड की जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसमें करेक्टर जो है वो अकेले स्टेज पर बोलते हैं। इसके अलावा साइड बहुत इंपॉर्टेंट हुई, जिसमें करेक्टर साइड पे जाकर अपनी इनर थॉट्स बताते हैं जो कि दूसरे करेक्टर्स नहीं सुन सकते। डिस्गाइज होता था,
अक्सर ही ये रिकरिंग मोटिव था जिसमें करेक्टर अपनी आइडेंटिटी कंसील कर लेते हैं। प्ले विद इन अ प्ले किड ने इनोवेट किया था, जिसमें प्ले के अंदर चलते हुए वो सोचते हैं कि हम प्ले करते हैं। घोस्ट जो है, चूँकि सुपर नेचुरल फिगर जो है स्टेज पे नहीं आती थी ग्रीक ड्रामा में, ये डिफरेंट चीज़ एलिजाबेथन ड्रामा में आई कि जो घोस्ट हैं वो स्टेज पे आना शुरू हो गए। और एक फेंड मैडनेस का कॉन्सेप्ट बढ़ाया, जिसमें एक झूठा पागलपन जो है वो कोई ना कोई करेक्टर जो है प्रिटेंड करता था, और क्लाइमेक्स जो है थे वो ब्लडी होते थे। और ये कन्वेंशंस क्यों थी? क्योंकि रियलिस्टिक सीनरी थी नहीं, कोई ऐसी प्रॉपर बैकग्राउंड या स्पेक्टिकल तो था नहीं, लाइटिंग नहीं थी, दिन के टाइम परफॉर्म नहीं करते थे, शाम को अंधेरा हो जाता था, तो जो ट्वाइलाइट से कुछ पहले का टाइम जो था वो नेचुरल डे लाइट में उन्हें काम करना पड़ता था, फीमेल एक्टर्स नहीं थी, स्टेज ओपन था। तो इसमें इस सारी चीज़ों में क्या था कि ये कन्वेंशन इसलिए यूज़ होती थी कि जो मुकम्मल दारोमदार है वो उनकी लैंग्वेज पर, उनकी टेक्निक्स पर, उनकी जो ये मुख्तलिफ कन्वेंशंस हैं उन पर होता था कि ऑडियंस को समझ आ जाए कि ड्रामा में क्या हो रहा। लैंग्वेज एंड वर्स में अगर हम एलिजाबेथन से पहले देखें तो 14 शेर होते थे, जिनमें हर एक लाइन में 14 सिलेबल्स होना लाजमी था, और तो ये बड़ा मोनोटोनस बन जाता था। यह एक पोल्टर्स मेयर थी जिसमें 12 से 14 सिलेबल्स के दरमियान आप अल्टरनेट कर लेते थे, लेकिन ये ऑकवर्ड हो जाता था। तो एलिजाबेथन ने किया कि उन्होंने ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें हर लाइन पर 5 बीट्स होती थी, जिनमें शेक्सपियर की टू बी और नॉट टू बी भी मशहूर है। और मार्लो ने इसमें क्या इनोवेट किया कि उन्होंने वेरिड पॉज इंट्रोड्यूस करवाए थे। हर लाइन जो है वो रुकती नहीं थी, बल्कि इंजैममेंट्स होती थी, यानी रन ऑन लाइन्स, 3-3 4-4 लाइनों की भी जो है वो 3-3 4-4 जो एम्बिक पेंटामीटर्स हैं उनकी भी लाइंस होती थी। उससे क्या हुआ कि पैशनेट इंटेंसिटी आई, और रिदम जो है वो मोशन को, अगर कोई आराम से बात कर रहा है तो वो छोटी लाइन में बात करेगा, ज़ाहिर सी बात है, और या वो एम्बिक पेंटामीटर के दरमियान में से भी तोड़ लेगा बात को। लेकिन अगर कोई लंबी बात कर रहा है तो ज़ाहिर है वो 3-4 लाइन्स में जाएगी। तो ये मार्लो ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे वो एक डायलॉग्स में पावर आई थी। प्रोज जो है वो अमूमन लो स्टेटस करेक्टर्स यूज़ करते थे कॉमिक सीन्स के लिए, और लिलीज़ का जो यूफिज़म है उसने प्रोज में बहुत काम किया, और शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज़ में प्रोज को बहुत ब्रिलियंटली यूज़ किया है गया है। अच्छा, ये समझा जाता था कि पोइट्री जो एक रिफ़ाइन फॉर्म है और ट्रेजेडी एक रिफ़ाइन फॉर्म है, तो ट्रेजेडी पोइट्री को पोइट्री सूट करती है, और जो प्रोज है वो एक लो लेवल की चीज़ है, तो वो सिर्फ कॉमेडी जो एक लो जॉनर समझा जाता था उसके लिए बेहतर है। पैट्रनेज सिस्टम एक बड़ा मशहूर था। पब्लिक थिएटर से पहले जो प्ले राइट्स हैं वो टोटली नोबल पैट्रन्स पे सपोर्ट डिपेंड करते थे, और जाहिर सी बात है कोर्ट परफॉर्मेंस के लिए या एरिस्टोक्रेटिक जो घर हैं उनमें परफॉर्म करते थे, तो उनके लिए उस वक्त एक शदीद किस्म की जो एक रिलीजियस और पोलिटिकल अपहेवल चल रही थी, उसके लिए भी ज़रूरी था कि आपकी सपोर्ट के लिए कोई ना कोई पैट्रन हो। तो जब 1580 के बाद पब्लिक थिएटर आए तो उसमें प्ले राइट्स जो है वो जो मनी अर्न करना शुरू हो गए। उसमें क्या था कि वो अपने प्लेस जो हैं वो एक्टिंग कंपनीज़ को बेच देते थे, जो 5 से 10 पाउंड पर प्ले था, जो अच्छी खासी मनी थी। और इसके अलावा बॉक्स ऑफिस की जो रसीदें होती थी उसमें वो शेयर होल्डर होते थे, यानी प्ले जितनी कमाई करेगा, एक तो वो प्ले बेचते थे राइटर के तौर पे, दूसरा बात जो शेयर होल्डर एक्टर हैं उनको वहाँ से भी हिस्सा आता था। इसके अलावा पैट्रन्स उनको गिफ्ट्स दिया करते थे, इनामात दिया करते थे अच्छे प्लेस पे। तो एक टिपिकल इनकम जो है वो 20 to 30 पाउंड पर ईयर कमा लेता था, जो कि बड़ी रिस्पेक्टेबल लिविंग थी। और उससे बहुत से एक्टर प्ले राइट्स जो हैं मशहूर भी हुए, वेल्दी भी हुए, जिनमें शेक्सपियर एक बहुत मशहूर हैं। लेकिन ज़्यादातर प्ले राइट्स जो हैं वो पुअर ही रहे, क्योंकि ग्रीनी की डेथ हुई, किड भी गरीब मारे गए। तो इसमें एक पैराडॉक्स क्या है कि पॉपुलर होते थे, कमर्शियली सक्सेसफुल होते थे, लेकिन सोशली उनको कुछ बेहतर समझा नहीं जाता था। यूनिवर्सिटी लेक्चर्स जो हैं, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, उनको इस कॉन्ट्रडिक्शन पे बहुत एतराज़ होता था, क्योंकि ये पहली बार पढ़े लिखे लोग थे जो कि थिएटर की तरफ आए थे। अच्छा, सेंसरशिप जो हमें लगता है कि बड़ा ही आइडियलाइज्ड और गोल्डन थिएटर का माहौल था, बहुत ही सख्त सेंसरशिप थी। एक मास्टर ऑफ रिवल्स होता था, जैसे हमारे सेंसर बोर्ड है उसमें, जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता था जो सारे प्लेज को परफॉर्मेंस से पहले लाइसेंस देता था, और वो कट्स और चेंजेस डिमांड कर सकता था, और वो पूरा का पूरा प्ले बैन भी कर सकता था, जैसे हमारा सेंसर चलता है। और उसमें मना क्या था? एक,
मोनार्क और गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। रिलीजियस कंट्रोवर्सी, अच्छा आप देखेंगे कि रिफॉर्मेशन और ये जो एलिज़ाबेथन दौर है, ये शदीद इसके बैकग्राउंड पे एक सेक्टेरियन वायलेंस चल रही थी, लेकिन आप किसी शेक्सपियरन या यूनिवर्सिटी विट्स के ड्रामा में ये चीज़ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इस दौर में एलिज़ाबेथ के दौर में स्ट्रिक्टली मना था कि कोई भी एक्सप्लिसिट रिलीजियस कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करेगा, कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जो कि रिबिलियन जो है उसको इनकरेज करे, कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जो ब्लास्फेमी हो, तौहीन हो खुदा की या जीसस की। तो अब प्ले राइट्स जाहिर है वो तो उन्होंने गवर्नमेंट पे क्रिटिक भी करनी है, उन्होंने रिलीजन पे भी क्रिटिक करनी है, उन्होंने अपने इश्यूज भी दिखाने हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज़ करते थे, जिसमें मिसाल के तौर पर फॉरेन कंट्रीज़ में सेट करते थे वो प्ले, जैसे कि हेमलेट डेनमार्क में है, बहुत से प्लेज इटली में हैं, थॉमस किड के प्लेज स्पेन में सेट हैं, ताकि वो दिखा सके कि हम उस बादशाह पे क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसके अलावा हिस्टोरिकल सेटिंग यूज़ करते थे, जैसे कि रोमन मिडिवल इंग्लिश, कि पुरानी बातों को कोई नहीं लेता, और एलिगरी के थ्रू इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म कहा जाता है। अच्छा, इसमें अब सेंसरशिप की एक बड़ी एग्जांपल है कि जब शेक्सपियर ने रिचर्ड टू प्रेजेंट किया, तो उसमें एक सीन था जहाँ पे किंग को डिथ्रोन कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है। तो एलिज़ाबेथ ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि इसमें मैं रिचर्ड टू हूँ। तो ये सीन जो है प्रिंटेड एडिशन से निकाल दिया गया था, ताकि लोगों में कोई ये आइडिया ना आए कि किंग को तख्त से उतारा भी जा सकता है। एलिज़ाबेथन ड्रामा ने अचीव क्या किया? पहली बात, पर्पस बिल्ड प्ले हाउसेज आए, प्रोफेशनल एक्टिंग कंपनीज आई, और आखिरकार जो राइटर्स हैं उन्हें अपनी राइटिंग का कोई फ़ायदा भी मिलना शुरू हुआ। ऐसे ही जॉनर्स आए जो अभी तक हम यूज़ करते हैं। ब्लैंक वर्स जो है उसको परफेक्ट किया पहले मार्लो ने और उसके बाद शेक्सपियर ने, और अभी तक का ड्रामेटिक लिटरेचर का सबसे ग्रेट जो काम है वो प्रोड्यूस किया, और इंग्लैंड लंदन को थिएट्रिकल कैपिटल के तौर पर इस्टेब्लिश किया, जो स्टिल अभी तक जो इंग्लैंड का थिएट्रिकल कैपिटल है वो लंदन ही है। तो ये था आज का लेक्चर, और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो होगा यूनिवर्सिटी विट्स का।